हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जीके's स्टडी कॉर्नर हिंदी। आप यहाँ पे अपने चैप्टर्स को हिंदी भाषा में आसान तरीके से समझते हैं। तो अभी आपने पिछले वीडियो में हमने ये साइंस के चैप्टर्स को शुरू किया था क्लास 9 के। तो अभी तक आपने पिछले वीडियो में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स अपने इस चैप्टर नंबर 1 में पदार्थ क्या है मतलब मैटर क्या है, फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर मतलब जो मैटर की जो शेप्स हैं, साइज़ है, वो किस तरह से है, मैटर के क्या गुण हैं, ये सब हम देख रहे थे। तो हमने ये पढ़ा था अभी तक कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें जगह रहती है जिसमें कि दूसरा पदार्थ जब हम घोलते हैं तो वो जगह ले लेता है। और अभी तक हम इसमें पढ़ चुके थे कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, जो पदार्थ के कण हैं, वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब जो पदार्थ हैं, स्टेट्स वो कितने रूपों में होता है। सो ऑब्ज़र्व। चलिए अभी हम चैप्टर पे आते हैं। अभी आई होप अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए कि जैसे ही आपकी क्लास का वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब जो मैटर है उसके क्या क्या रूप हैं। ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। अपने आसपास जो आपके आसपास पदार्थ हैं अलग अलग, आप उनको ध्यान से देखिए। व्हाट आर देयर डिफरेंट स्टेट्स, वो किस रूप में हैं। वी कैन सी दैट द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम ये जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो 3 तरह के स्टेट्स में मतलब 3 रूपों में होती हैं। या तो वो सॉलिड है मतलब ठोस है, लिक्विड है यानी या तो वो तरल है, और गैस या फिर वो गैस है। These states of matter arise due to variation in the characteristics of the particles of matter। किसी भी चीज़ की ये जो 3 स्टेट्स हैं, 3 रूप होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जो कण हैं उन कणों में या उन कणों की अलग अलग गुण होते हैं और उन गुणों में अलग अलग फ़र्क होते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। तो चलिए हम इन तीनों रूपों के जो अलग अलग गुण हैं उनके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। द सॉलिड स्टेट, सबसे पहले हम ठोस के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1.9। एक्चुअली आपके इस चैप्टर में खूब सारी एक्टिविटीज़ हैं। वो एक्टिविटीज़ आपको इसलिए दी जाती हैं ताकि आप छोटे छोटे प्रयोग करते हुए किसी चीज़ को या कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पे है आपके पास एक्टिविटी 1.9। नाउ कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। अब आप ये 3 चीज़ें ले। पहला है अ पेन, एक पेन ले। अ बुक, एक किताब ले। अ नीडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड, एक सुई ले एंड धागा ले। स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अब आप इन सभी चीज़ों का आकार जो है बना लें, मतलब उसको कॉपी पे रखें और उसके आसपास पेंसिल को चला दें जिससे उसका जो आकार है वो आपके पन्ने पे बन जाएगा। डू दीज हैव डेफिनेट शेप, क्या इनकी एक फिक्स शेप है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, क्या इनकी जो बाउंड्रीज मतलब जो उनकी सीमाएं हैं वो निश्चित है। एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, और क्या इनका एक फिक्स वॉल्यूम मतलब एक पर्टिकुलर जगह वो घेरे हुए हैं। व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, अगर हम इनको हथौड़े से ठोक दें। पुल्ड, या अगर हम इनको खींचें। और ड्रॉप्ड, या नीचे गिरा दें। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे के बीच में मिक्स हो सकती हैं। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, और इनको दबाने की कोशिश करें इनमें जोर डालकर। आर यू एबल टू कंप्रेस देम, क्या आप इन सबको कंप्रेस दबा पाएंगे। अब आप सोचिए, आपने एक पेन लिया, आप अगर उस पेन को हथौड़े से ठोक देंगे तो वो चपटा हो जाएगा। अब उसके बाद है पुल, हम उसे खींचेंगे तो वो टूट भी सकता है। और ड्रॉप, जब हम गिरा देंगे तो वो ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरह से इनकी अलग अलग शेप्स में चेंजेस आएंगे। ऑल द अबव आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। अब ये जो ऊपर चीज़ें दी गई हैं ये सब सॉलिड मतलब ठोस पदार्थों की उदाहरण हैं। वी कैन ऑब्जर्व, हम ये आसानी से देख पाते हैं दैट दीज हैव डेफिनेट शेप,
कि इनका एक फिक्स आकार है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनकी सीमाएं तय हैं, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और इनका भार भी तय है। दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब हम वो जितनी जगह घेरे हुए हैं उतनी ही रहेगी, हम इनको दबाकर इनकी जगह कम नहीं कर पाते। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force, मतलब जो ठोस होते हैं, अगर हम उन पे बाहरी बल लगाएं, अगर हम उन्हें बाहरी फोर्स लगाएं, तो उस केस में वो अपनी शेप को, अपने आकार को बनाए रखते हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर द फोर्स, जो ठोस हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव लगाने पे टूट सकते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड, मतलब जो ठोस हैं उनके आकार को बदलना, वो टूट सकते हैं जब उन पे हम जोर लगाएं, पर उनके आकार को बदलना पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। सो दे आर रिजिड, मतलब वो सख्त होते हैं। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग, अब आप यही बातें, इन चीज़ों के बारे में सोचिए। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, आप रबर बैंड के बारे में क्या सोचते हैं? कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, क्या जो रबर बैंड है जब हम उसे खींचते हैं तो उसका आकार बदलता है? इज इट अ सॉलिड, क्या वो एक सॉलिड है, ठोस है? अब इसके बाद व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, अब जो चीनी है या नमक है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? वन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, दीज टेक शेप ऑफ द जार, जब हम इन्हें अलग अलग बर्तनों में डालते हैं तो वो जार की शेप, मतलब उस बर्तन की शेप में ही ढल जाते हैं। आर दे सॉलिड, क्या इन्हें हम ठोस मानते हैं? एंड व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, और स्पॉन्ज के बारे में आपका क्या ख्याल है? इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वो एक ठोस है लेकिन फिर भी हम उसे दबा पाते हैं। वाई, क्यों? ऑल द अबव आर सॉलिड्स, जो सभी हैं, जो ऊपर तीनों चीज़ें बताई हैं, ये ठोस हैं। अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन्स द शेप व्हेन द फोर्स इज़ रिमूव्ड, मतलब जो रबर बैंड है वो जब हम उसे खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, लेकिन वापस जब हम उसे छोड़ते हैं तो उसका आकार जो है वापस वो अपने आकार में आ जाती है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज़ अप्लाइड इट ब्रेक्स, जब हम उस पर बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं तो वो टूट जाती है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स द शेप, अगर हम वहीं बात करें चीनी और नमक की, तो जो उनका एक टुकड़ा रहता है उसकी जो आकार है वो सेम ही रहता है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, चाहे हम उसे अपने हाथ में लें, चाहे हम उसे प्लेट में रखें या बर्तन में, तो जो उसका एक टुकड़ा है उसका आकार सेम रहता है। हम उसके बहुत सारे टुकड़ों को कहीं भी डालें तो वो उस जगह के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद है अ स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स, माइन्यूट होल्स मिनट नहीं है, माइन्यूट होल्स, मतलब जो स्पॉन्ज है उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं। इन विच द एयर इज़ ट्रैप्ड, जिसमें कि हवा फंसी रहती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसे दबाते हैं, द एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट, तो उसमें से हवा निकल जाती है। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और हवा बाहर निकलने की वजह से वहाँ जगह खाली होती है और हम उसे दबा पाते हैं। अब ये थी हमारी सॉलिड स्टेट। सेकंड है हमारे पास द लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट के लिए एक और एक्टिविटी है, कलेक्ट द वाटर, कलेक्ट द फॉलोइंग। अब आप ये चीज़ें लें, वाटर पानी, कुकिंग ऑयल खाना बनाने का तेल, मिल्क मतलब दूध, जूस मतलब जो जूस रहता है आपका फ्रूट्स का जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, अब एक सॉफ्ट ड्रिंक भी लें, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग तरह के बर्तन लें, पुट 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स, और सभी पे 50 ml का निशान लगा लें। यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी, आप प्रयोगशाला से एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हुए उन पे 50 ml का मार्क लगा लें। व्हाट विल हैपन टू दीज लिक्विड्स स्प्लिट ऑन द फ्लोर, अब आप खुद ही सोचिए, जब हम इन तरल पदार्थों को नीचे फर्श पे फैला देंगे तो क्या होगा? द मेजर ऑफ 50 ml ऑफ एनी लिक्विड ऑफ एनी वन मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड, अब किसी एक चीज़ को 50 ml लें, किसी एक लिक्विड का 50 ml लेकर ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, और उसको आप अलग अलग बर्तनों में, अलग अलग शेप के बर्तनों में डाल देते हैं। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या उसकी जो जगह घेरने की कैपेसिटी है वो सेम रहेगी? डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या तरल पदार्थ का जो शेप है वो सेम रहेगा? When you pour the liquid from one container to another, does it flow easily, क्या वो आसानी से बह जाता है?
तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम 50 ml जो लिक्विड है उसको लेंगे, हम जिस तरह के बर्तन में, जिस शेप के बर्तन में उसको डालेंगे वो वही शेप ले लेगा। अगर हम उसको फर्श पे फैला देंगे तो वो उसके कण फैल जाएंगे, लेकिन अगर हम जिस तरह की शेप के बर्तन में उसको डालते जाएंगे वो उसी तरह का आकार लेता चला जाएगा। और अगर हम उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालेंगे तो वो ईजिली फ्लो होके ईजिली बहते हुए चला जाएगा। सो वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हमने ये आसानी से देखा कि जो लिक्विड है उनकी आकार फिक्स नहीं होता, लेकिन उनकी मात्रा सेम रहती है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो वो उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिस बर्तन में उन्हें डाला जाता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो वो सख्त नहीं होते, परंतु हम उन्हें फ्लूइड मतलब बहने वाले बोल सकते हैं। So refer to activities 1.5, 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquid can diffuse into liquids. तो अब हम अगर एक्टिविटी 1.4 और 1.5 के बारे में सोचें, जहाँ पे हमने ये देखा था कि जो ठोस हैं और जो तरल पदार्थ हैं वो आपस में एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर। इसी तरह से जो गैसेज हैं हमारे वातावरण की, वो भी पानी में घुल जाती हैं। दीज gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. तो यही गैसेस मुख्य तौर पर ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो हमारे पानी में उगने वाले पौधे हैं या जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं। ऑल द लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। तो जितने भी जीवित जो प्राणी हैं उनको सांस लेने की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह पाएँ। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। ये जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं ये पानी के नीचे भी सांस ले पाते हैं, क्योंकि पानी के बीच में ऑक्सीजन गैस घुली रहती है और वो उसी ऑक्सीजन को अवशोषित कर कर जिंदा रह पाते हैं। दस वी में कंक्लूड, तो हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकालते हैं दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स, कि जो ठोस पदार्थ हैं चाहे वो तरल पदार्थ हों या फिर वो गैसें हों वो लिक्विड में मिक्स हो सकती हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। तो जो लिक्विड्स हैं मतलब जो तरल पदार्थ हैं वो ठोस पदार्थों के मुकाबले जल्दी से घुल जाते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो तरल पदार्थ के पार्टिकल्स होते हैं, जो तरल पदार्थ के कण होते हैं वो आसानी से यहाँ वहाँ जाते हैं एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। और उन कणों के बीच में बहुत ज़्यादा जगह रहती है एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ठोस चीज़ों के कणों के मुकाबले जो तरल पदार्थ रहते हैं उनके कणों में ज़्यादा जगह रहती है, इसलिए वो आसानी से दूसरे तरल में मिक्स हो पाते हैं। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है हमारे पास, द गैसियस स्टेट, मतलब मैटर की स्टेट्स जो है उसमें गैसियस स्टेट, अब जो गैस वाला रूप है उसके बारे में हम जानेंगे। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder or gas? क्या आपने कभी ध्यान से देखा है एक गुब्बारे बेचने वाले को जो कि बहुत सारे गुब्बारे एक ही गैस के सिलेंडर से भर लेता है? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. आप उससे पूछे कि वो एक ही सिलेंडर से कितने सारे गुब्बारे भर पाता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। और आप उसे पूछें कि उसके पास सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो यहाँ पे अब आपके पास एक और एक्टिविटी है। टेक 300 ml syringes and close their nozzles by rubber cork एज शोन इन फिगर 1.4। अब यहाँ पे आप 3 सिरिंज ले जिसमें 300 ml मतलब 100 ml वाली 3 सिरिंज ले और उनकी जो आगे हवा निकलने का, उनके जो आगे लिक्विड निकलने का रास्ता है उसको रबर कॉक, उसको रबर से बंद कर दें।
रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द syringes। पिस्टन मतलब वो हिस्सा जिसको हम दबाते हैं, तो उस दबने वाले हिस्से को निकाल दें। लीव वन syringe अनटच्ड, उनमें से जो एक syringe है उसको बिना छुए छोड़ दें। फिल वाटर इन द सेकेंड, दूसरे में पानी भर लें। एंड पीसेज ऑफ चॉक इन द थर्ड, और तीसरे में जो चौक के टुकड़े हैं उनको भर दें। इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द syringes। अब तीनों जो syringe हैं उसमें आप उसका पिस्टन वापस से डाल दें। You may apply some Vaseline on the pistons before inserting them into the syringes for their smooth movement। तो जो syringe है, जो उनके पिस्टन है, आप उन पे थोड़ी सी वेजलिन भी लगा सकते हैं डालने से पहले, ताकि वो आसानी से हिले। Now try to compress the content by pushing the piston on each syringe। अब आप हर syringe में पिस्टन को अच्छे से दबाएं। What do you observe? आपने क्या देखा? In which case was the piston easily pushed in? तो किस केस में जो पिस्टन था वो आसानी से अंदर चला गया। What do you infer from your observations? तो यहाँ आपने क्या सीखा? तो डेफिनेटली जो खाली था, मतलब उसमें हवा भरी थी सिर्फ, वो वाला पिस्टन आसानी से अंदर चला गया जिसको आपने अनटच छोड़ा था जिस सिरिंज को। और दूसरे में आपने पानी भरा तो पानी में थोड़ा सा ज़ोर लगा। एंड पीसीज ऑफ चॉक, जिसमें आपने चॉक भरे उस पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा। वी ऑब्जर्व, तो यहाँ से हमने ये देखा, दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। जो गैसेज हैं उनको हम आसानी से दबा पाते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड के मुकाबले जो तरल पदार्थ हैं या जो ठोस पदार्थ हैं उनके मुकाबले जो गैस है हम उसको आसानी से दबा पाते हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन अवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन द सिलेंडर इज़ अ कंप्रेस्ड गैस। मतलब जो आपके घरों में गैस का सिलेंडर आता है वो, या फिर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हॉस्पिटल्स में मिलते हैं, ये सब कंप्रेस्ड गैस, ये इसी तरह की कंप्रेस की हुई गैस होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल्स दीज डेज इन व्हीकल्स। इसी तरह से गाड़ियों में जो सीएनजी है वो, उसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब जो सीएनजी है वो आजकल गाड़ियाँ चलाने के लिए ईंधन के तौर पे भी प्रयोग में लाई जाती है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि हम इसको आसानी से दबा पाते हैं, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर। तो जो गैस की ज़्यादा मात्रा है उसको हम छोटे से सिलेंडर में डाल पाते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली, और आसानी से हम इसको ले जा पाते हैं। वी कम टू नो ऑफ वट इज़ बींग कुकड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेज अवर नॉस्ट्रिल्स। इसी तरह से जब भी हम अपनी किचन के आसपास से गुजरते हैं तो हम बिना किचन में घुसे ये जान पाते हैं कि किचन में क्या पक रहा है, और वो इसलिए क्योंकि जो चीज़ पकती है उसके कण, उनके कणों की खुशबू हमारे नाक तक पहुंचती है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? तो ये स्मेल हमारे पास कैसे पहुंचती है? द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फार्दर अवे। तो जो खाने की खुशबू के कण होते हैं वो हवा के कणों में मिक्स हो जाते हैं, और इसके बाद हम जहाँ भी बैठे होते हैं वहाँ तक हवा में तैरते हुए पहुँच जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स। और वही बात है, जो गर्म खाना होता है पका हुआ, उसकी जो स्मेल है वो हम तक बहुत जल्दी पहुँचती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर आप इसको देखें कि जो सॉलिड्स है, जो ठोस है, उनके जो कण हैं वो पहुँचने में टाइम लगाते हैं और लिक्विड के भी थोड़ा वक्त लेते हैं। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड अ लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। क्योंकि जो गैस के कण हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा जगह रहती है, और जो उसके कण हैं वो आसानी से ट्रेवल करते हैं, इसलिए जो गैसेस हैं वो दूसरी गैस में आसानी से मिक्स हो पाती हैं। अब इन द गैसियस स्टेट, मतलब जब गैस की फॉर्म में कोई भी चीज़ होती है, द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो उसके जो कण हैं वो यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा गति से, बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, तो इसी रैंडम मतलब खुली तौर पे चलने वाली जो गतिविधि है उसकी वजह से द पार्टिकल्स हिट ईच अदर, जो कण हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं। एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर,
और जो बर्तन है उसकी दीवार से भी टकराते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो गैस है उसका जो प्रेशर मतलब जो गैस है वो जो दबाव डालती है वो इसी गैस के कणों की वजह से होता है जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे फिगर 1.5 है, इसमें ए बी एंड सी शोज़। तो इसमें जो ए बी और सी है वो ये आपको बताते हैं द मैग्नीफाइड स्केमेटिक पिक्चर्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें वो जो 3 तरह के रूप हैं मैटर के उसमें उसके कणों के बारे में बताती है। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से चलते हैं। जैसे पहली चीज़ है सॉलिड, आपके पास जो प्लेट है वो ठोस है, तो जो उसके कण हैं वो आपस में सटे हुए हैं, पास हैं, उनके बीच में जगह कम है, वो मजबूती से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली उनकी मूवमेंट नहीं हो सकती। लिक्विड में जो उसके कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो खुले हैं सॉलिड के मुकाबले, और इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है जो आपको रेड एरोज से दिखाई है, तो उनमें हिलने की क्षमता सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा रहती है। और वहीं कहीं हम गैस लें तो गैस में जो उसके पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा खुले रहते हैं लिक्विड के मुकाबले, तो इसलिए उनके हिलने की, उनके मूवमेंट करने की जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो खुली रहती है, तो वो जल्दी से मूव कर पाते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि जो गैस है उसके कण आसानी से फैल पाते हैं। अब इसके बाद है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, मतलब क्या जो पदार्थ हैं वो अपने रूप को बदल भी पाते हैं। तो वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशंस दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमें ये आसानी से पता है कि जो पानी है वो तीनों रूप में हो सकता है। इट कैन बी सॉलिड एज आइस, ये ठोस हो सकता है बर्फ़ की तरह, लिक्विड एज अ फेमिलियर वाटर, और पानी जैसे तरल रूप में होता है उस तरह हो सकता है, एंड गैस एज अ वाटर वेपर, और ये गैस के रूप में भी हो सकता है। वाटर वेपर मतलब पानी के कणों के फॉर्म में या पानी के वाष्पों के रूप में, वेपर्स के तौर पे ये गैस फॉर्म में भी हो सकता है। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, जब जो कोई भी पदार्थ है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स, तो इनके बीच में क्या होता है। व्हाट डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, अब ये जो एक रूप से दूसरे रूप में है वो किस तरह से बदलते हैं। वी नीड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, तो हमें इनके बारे में जानना है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक और एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में टेक अबाउट 150 ग्राम्स ऑफ आइस इन अ बीकर। अब आप एक बर्तन में 150 ग्राम बर्फ़ लें, सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसमें एक लेबोरेटरी थर्मामीटर जैसे आपको दिखाया गया है वो डाल दें, सो दैट इट बल्ब इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द आइस, कि जो उसका आगे का बल्ब है वो हवा बर्फ़ के कांटेक्ट में रहे, एज शोन इन फिगर 1.6 जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। अब इसमें क्या है देखिए, एक्चुअली यहाँ पे आइस है बर्तन में, उसके बीच में एक थर्मामीटर डाला गया है। आप उसको नीचे से जलाएंगे, तो अब उसके बाद जो बी वाली अगर आप देखेंगे तो वो जो आइस है जलने के बाद जो आइस है वो पानी में बदल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, तो वो जो बर्तन है उसको कम ताप पे गर्म करें। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, आप उस टेम्परेचर को नोट करें जब जो आइस है वो पिघलना शुरू हुई। नाउ नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, अब आप तब भी उस टेम्परेचर को नोट करें जब जो पानी है वो पूरा जो बर्फ़ है वो पूरी पानी में बदल गई हो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर ऑल दिस कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड गैस, तो अपनी सारी आप ऑब्जर्वेशंस को नोट करें जब आपने देखा कि जो पानी है वो ठोस से तरल में बदल रहा था। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, अब आप उसमें एक ग्लास की कांच की छड़ी रख दें और पानी को हिलाते जाएं जब तक ये पानी उबलना ना शुरू हो जाए। कीप द केयरफुल आई ऑन द टेम्परेचर
रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड। और आप जो थर्मामीटर है उसको ध्यान से देखते जाएं जब तक कि जो पूरा पानी है वो उड़ नहीं जाता, हवा में नहीं घुल जाता। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्शन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। अब आप पहले आपने ऑब्जर्व किया जब पानी ठोस से तरल में बदला, और अब आप पूरा देखें जब पानी तरल से गैस में बदलता है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, अब हमने यहाँ पे ये देखा कि जैसे जैसे जो सॉलिड्स हैं उनका तापमान बढ़ता जाता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। तो जो कण हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेट स्पीड। अब क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेट स्पीड। तो जो कण हैं वो आपस में ज़्यादा स्पीड से हिलना शुरू कर देते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब क्योंकि वो गर्म होते हैं तो उसकी वजह से जो कणों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण है वो ख़त्म होता जाता है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, जो कण हैं वो अपनी पहले की फिक्स की हुई जगह को छोड़ देते हैं, एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और ज़्यादा खुले तौर पे घूमना शुरू कर देते हैं। अ स्टेज इज़ रीच्ड, एक ऐसी जगह, एक वहाँ उस लेवल पे पहुँच जाते हैं व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, जो ठोस है वो पिघल जाता है, एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और वो लिक्विड में बदल जाता है, तरल मात्रा में बदल जाता है। मतलब उसके जो ठोस था पहले, उसके जो कण थे वो आपस में सटे हुए थे, लेकिन टेम्परेचर की वजह से वो जो कण हैं उनमें जगह डेवलप हो जाती है और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको ये पॉइंट याद रखना है, पेपर में आ सकता है। व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट? वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे जो सॉलिड है, जो ठोस चीज़ें हैं, वो पिघल जाती है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाए। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन दैट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मतलब जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे जब मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघल जाते हैं तो वहाँ से ये पता चलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स में, उसमें स्ट्रेंथ तो है, परंतु जब वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है तो वो अट्रैक्शन तो बनी रहती है, लेकिन उसमें जो अट्रैक्शन है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.16 के। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो 273.16 के। अब ये के क्या है, अगर आप नीचे ध्यान से देखें, आपकी बुक में नीचे समझाया गया है। के मतलब केल्विन। केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो जो केल्विन है वो टेम्परेचर को नापने का तरीका है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 273.16 केल्विन। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम जैसे टीवी पे जब टेम्परेचर देखते हैं तो हमें बताते हैं कि कितने डिग्री टेम्परेचर है, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो वहाँ पे 0 डिग्री का मतलब है 273.16 केल्विन। अब आप आगे देखिए। The process of melting, that is the change of solid state into liquid state, is also known as fusion. अब जो ये पिघलने का मेथड है, इस तरीके को हम लोग फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। पहले हमने पढ़ा था डिफ्यूजन, जिसमें दो पदार्थ आपस में एक दूसरे से मिलते थे। अब ये फ्यूजन है। फ्यूजन का मतलब जहाँ पे कोई भी चीज़ ठोस रूप से तरल रूप में आती है। व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, जब जो सॉलिड है वो पिघल जाता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? तो जो हम उसे गर्म करते हैं वो एनर्जी कहाँ जाती है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, अब आपने ध्यान से देखा होगा, दैट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, आपने एक्सपेरिमेंट में देखा ऑफ मेल्टिंग, पिघलाते हुए, दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज़ रीच्ड। तो आपने देखा होगा कि जब जो वो पदार्थ था, जब उसके पिघलने वाला टेम्परेचर आ गया, तब भी जब जो सॉलिड बर्फ़ थी, जब वो पिघलती रही तो पिघलने पर भी उसका टेम्परेचर नहीं बदला। टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, और वो तब तक नहीं बदला जब तक कि पूरी बर्फ़ पिघल नहीं गई। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, और ऐसा तब भी हुआ जब भी हम जो हमारा बर्तन था उसको गर्म करते जा रहे थे। दैट इज़
वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, मतलब यहाँ पे हम उसको हीट लगातार दे रहे थे, परंतु फिर भी जो उसका टेम्परेचर था वो पूरी तरह से नहीं बदला. दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द state by overcoming the forces of attraction between the particles. और वो जो हीट थी वो कहाँ लगी, वो सारी हीट लग गई ताकि जो पार्टिकल्स थे, जो सॉलिड के कण थे, उनको अलग तरह से या उनको ढीला करने में ये सारी एनर्जी लग गई. As this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in temperature, क्योंकि ये जो हीट एनर्जी थी ये पूरी की पूरी जो आइस थी उसने अपने आप में एब्जॉर्ब कर ली और तापमान बिल्कुल भी नहीं बढ़ने दिया. सो इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर. तो ये हम मानकर चलते हैं कि वो जो एनर्जी थी वो बर्तन के कंटेंट्स, मतलब बर्तन में जो सामान था उसके बीच में चली गई. एंड इज़ नोन एज द हीट, लेटेंट हीट, और इसे हम लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं. अब आप इस बात को ध्यान से याद रखिए, व्हाट इज़ लेटेंट हीट, मतलब वो हीट जो पार्टिकल्स के कण अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिसकी वजह से कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आता. तो इस हीट को लेटेंट हीट कहते हैं. लेटेंट वर्ड का मतलब है हिडन, मतलब छुपी हुई गर्मी. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at an atmospheric pressure at its melting point also known as the latent heat of the fusion. मतलब उतनी हीट एनर्जी जो हमें चाहिए किसी सॉलिड को, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, तो उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देते हैं. So the particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature. मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी या लिक्विड फॉर्म के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू द बर्फ एज कम्पेयर टू द आइस इन द सेम टेम्परेचर. उसी टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ़ होती है उसके मुकाबले 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है उसके पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होती है. सो व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द वाटर, जब हम जो हमारा पानी है, जब हम उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दे स्टार्ट मूविंग फास्टर. तो जो उसके पार्टिकल्स है, जो उसके कण हैं पानी के, वो जल्दी से हिलना शुरू कर लेते हैं. एट सर्टेन टेम्परेचर a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. तो जब हम पानी को लगातार गर्म करते जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पे जो पानी के कण हैं उनके बीच में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो अपने आप को एक दूसरे से आज़ाद कर पाते हैं. एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस. और इसी टेम्परेचर पे जो तरल है वो हवा में बदलना शुरू हो जाता है. द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एट द बॉइलिंग पॉइंट. मतलब वो टेम्परेचर जिसमें जो लिक्विड है वो उबलना शुरू हो जाए उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना. बॉइलिंग एक बहुत बड़ी बात है. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट. तो यहाँ पे जो लिक्विड फॉर्म में पानी था उसके जो पार्टिकल्स हैं गर्म होने में, बॉयल होने पे, उबलने पे उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो पार्टिकल्स जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको छोड़ देते हैं और खुले होकर, आज़ाद होकर हवा में चले जाते हैं. फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन. तो पानी में ये जो टेम्परेचर है वो है 373, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस. 273 प्लस 100 दैट इज़ 373 केल्विन. सो कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब आप यहाँ पे वाष्पीकरण की या वेपराइजेशन की केल्विन हीट बता पाएंगे? मुझे लगता है इसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. तो अभी हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म करने पे इतने ज़्यादा उनमें एनर्जी आ जाती है कि वो लिक्विड से अपना लिक्विड फॉर्म में, जैसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिस आकर्षण ने उन्हें बांधा रहता है, गर्म होने पे उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो उस आकर्षण से फ्री हो जाते हैं और लिक्विड से गैस के रूप में बदलकर हवा में फैल जाते हैं. तो अभी के लेक्चर में इतना ही.
बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर। कहीं कोई डाउट है तो मुझे पूछिए कमेंट सेक्शन में, और नहीं तो पढ़ते रहिए, जानते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।